गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, बेसिकली चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड पढ़ेंगे, उनका इम्पोर्टेंस क्या होता है और कैसे इनको कंजर्व किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। एक्सटिंक्शन की मतलब होते जाना कि वो विलुप्त होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, है ना। अब उनका वजूद ख़त्म होता जा रहा है। ओके, तो इससे रिलेटेड ये पूरा चैप्टर है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। In class 7th we have learned that there are different types of plants, animals and microorganisms in a forest. हम 7th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं that there are various types of plants, animals, microorganisms जो कि फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। Similarly there are different types of प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डेजर्ट ऑल्सो। इसके साथ साथ हमने देखा कि केवल फॉरेस्ट तक ही वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स सीमित नहीं है। आप डेजर्ट एरिया में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। दिस वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स अलॉन्ग विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो वाइड वैरायटी है जिसमें प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, है ना, स्पेसिफिक रीजन, लाइक फॉरेस्ट एरिया हो गया तो वो एक स्पेसिफिक रीजन हो गया, डेजर्ट एरिया हो गया तो वो भी एक स्पेसिफिक रीजन हो गया। तो जब भी कोई वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी स्पेसिफिक रीजन में पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। In other words, biodiversity shows the richness of species in particular area और habitat। और बहुत ही मतलब अदर वर्ड्स में हम वो बात करें तो डाइवर्सिटी हमें ये दिखाती है कि जो वेरियस काइंड्स ऑफ स्पीशीज है, अलग अलग टाइप की स्पीशीज, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट में निवास करती हो। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ डेजर्ट, ए ग्रासलैंड एंड रैन फॉरेस्ट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। अब जो बायोडाइवर्सिटी हमें एक डेजर्ट एरिया में या फिर एक ग्रासलैंड या फिर हमें रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी, वो अलग अलग मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो किसी पर्टिकुलर रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमल्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको जंगल जो फॉरेस्ट में रहते हैं ऐसे एनिमल्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पे वो कैमल मिलेगा, वहाँ पे आपको स्कॉर्पियन जो रहता है वो मिलेगा, स्नेक्स आपको वेरियस काइंड्स ऑफ स्नेक्स मिलेंगे। तो और आप जंगलों में जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ मिलेगी, वहाँ प्लांट्स की डिफरेंट स्पीशीज मिलेगी। आप डेजर्ट में जाओगे तो आपको केवल जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, लाइक कैक्टस हो गया, बबूल हो गया, कीकर हो गया, इस टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है डेजर्ट एरिया की, ग्रासलैंड की, रेन फॉरेस्ट की, ये सब सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। About 10 million species of organism, microorganism, algae, fungi, plants and animals are estimated and habitat the earth। ओके, तो ऐसा माना जाता है करीबन 10 मिलियन स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, एल्गी सबको मिला के से 10 मिलियन स्पीशीज हैं ऑर्गेनिज्म की जो कि अर्थ में है, प्रेजेंट है। बट वी एक्चुअली नो ओनली 1 or 2 मिलियंस ऑफ दैम। बट लेकिन हम ऐसा एस्टिमेशन है कि कम से कम 10 मिलियन स्पीशीज पर, लेकिन हमारे पास जो जानकारी वो केवल 1 or 2 मिलियन स्पीशीज की ही है। बाकी जो 8 मिलियन स्पीशीज ऑर्गेनिज्म है उनके बारे में हमें जानकारी तक नहीं है। तो आप समझ सकते हो कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होगी। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ पर आपको इमेज दिखाई जा रही है, ये देखिए बायोडाइवर्सिटी है फॉरेस्ट एरिया की, जहाँ पे आपको जिराफ हो गया, लायन हो गया, जेब्रा हो गया, एलिफेंट हो गया, डियर हो गया, इस टाइप की स्पीशीज़ आपको मिलेंगे। और देखिए जो आसपास की जो वेजिटेशन है ना, पेड़ पौधे हैं, वो काफ़ी हरा भरा है। ओके, वाटर भी अवेलेबल है। ओके, अब हम बात करते हैं अगर हम डेजर्ट की, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अलग है। यहाँ पे आपको स्नेक दिख रहा है, कैमल दिख रहा है, डेड पाम के जो वो हैं पेड़ हैं वो दिख रहे हैं, और पूरा जो एरिया है वो पूरा रेत से भरा हुआ है, रेगिस्तान है। और वाटर जो है यहाँ पे बहुत कम पाया जाता है, बहुत ही रेयर प्लेसेस पे पाया जाता है, हर जगह अवेलेबल नहीं रहता। वेरस फॉरेस्ट से में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत इजीली मिल जाती है। ओके, नाउ टुडे इन दिस चैप्टर we will learn about the cause of loss of
diversity, the consequences of destroying the biodiversity and the steps been taken to conserve it. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे जो कम होती जा रही है, ओके, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट स्पीशीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं। तो वो पढ़ेंगे कि क्यों हो रहे हैं, ओके। इसके साथ साथ कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन भी हैं कि हम ह्यूमंस की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिससे कि बायोडाइवर्सिटी का जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो उसकी वजह से क्या सारे हमें ये हम जो बायोडाइवर्सिटी जो है धीरे धीरे कम हो रही है, तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम क्या आगे कर सकते हैं कि इन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रख सकें। सो लेट अस लर्न अबाउट सम टर्म्स। अब बायोडाइवर्सिटी के लॉस, कॉन्सिक्वेंसेस और कंजर्वेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना होगा। सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है अबाउट स्पीशीज़, ओके। स्पीशीज़ की डेफिनेशन ये है कि एक स्पीशीज़ जो है रिफर करती है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पीशीज़ जैसे लाइक प्लांट स्पीशीज़ की हम बात करें तो प्लांट स्पीशीज़ में जितने भी वेरियस काइंड्स ऑफ जो प्लांट्स के जो ग्रुप होंगे उनको हम, जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, लाइक जैसे लाइक अगर कोई प्लांट है जिसकी हाइट ना लगभग 3 से 6 मीटर के बीच में रहती है, तो हम उसको एक ग्रुप में डाल सकते हैं। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं कि वो फल देता है, नहीं देता है, उसके जो पत्ते हैं वो बड़े हैं, छोटे हैं। तो हम जब सिमिलर काइंड्स ऑफ प्लांट को जब हम एक ग्रुप में डाल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़। ऐसा ही सेम हम एनिमल्स के लिए भी करेंगे, जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है ना वो लगभग सेम रहती, कॉमन रहती है, ओके। तो जब ऐसे हम ग्रुप करते हैं उसको हम बोलते हैं स्पीशीज़, ओके। So species refer to a group of organisms, plant or animals that have common characteristics and can interbreed among themselves. Okay. For example, Homo sapiens or human beings from one type of animal species. Okay. Since human beings also comes under ऐसे मैमल में आते, बट लेकिन हम एनिमल स्पीशीज के तौर पे उसको गिनते हैं। और जो साइंटिफिक नेम है वो है होमो सेपियंस, ओके। हम ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम है, उसको जिस स्पीशीज़ में कैटेगराइज किया गया वो किया गया होमो सेपियंस में। अब ह्यूमन में से कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी रहती है, ओके। सब दे हैव सिमिलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है बिल्कुल सेम रहती है, ओके। तो हम उसका ह्यूमन बींग्स को एक वन टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज में करेक्टराइज कर सकते हैं, ओके। देन कम्स अबाउट द इकोसिस्टम। जो नेक्स्ट टर्म है हमारी इकोसिस्टम की, the various communities of living organisms, plants and animals interact among themselves as well as with their physical environment like air, soil and water. अब जो वेरियस कम्युनिटीज़ है, स्पेशली जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो कि आपस में इंटरैक्ट करते हैं और आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट से, जिसमें सॉइल हो गई, लैंड हो गई, वाटर हो गया, तो ये सब चीज़ जो बनाता है हमारा इकोसिस्टम बनाता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स इंटरेक्ट विथ सॉइल टू गेट मिनरल्स एंड वाटर। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो ग्रीन प्लांट जो है वो सॉइल से इंटरेक्ट करता है। क्यों इंटरेक्ट करता है? ताकि उससे उसको सॉइल से मिनरल और वाटर मिल सके। अब वही प्लांट एयर से भी इंटरेक्ट करता है ताकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके, ताकि वो अपनी जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की वो कंप्लीट कर सके, खाना बना सके। सो एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल द प्लांट्स, ओके। इकोसिस्टम कैसे बनता है? सारे प्लांट्स हैं, सारे एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस एरिया में जो रह रहे हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है जैसे कि क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर एक्सेट्रा, ये सब मिलके इकोसिस्टम बनाता है। It is the relationship between a biotic community, plant and animals, and a abiotic environment. ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है between the biotic community and abiotic environment. The example of ecosystem are forest एक टाइप का ecosystem हो गया, desert एक टाइप का ecosystem हो गया, क्योंकि वहाँ पे वेरियस जो एनिमल्स है वो कहीं ना कहीं प्लांट्स पर भी डिपेंडेंट है, ओके। तो एक तरीके से वो हो गया। पोंड एग्जांपल हो गया इकोसिस्टम का, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्वाटिक एनिमल्स और एक्वाटिक प्लांट्स वहाँ पे पूरा जो फॉर्मेशन होता है, तो एक टाइप का पोंड इकोसिस्टम जो है वो भी एक इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया। रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, ओके। देन कम्स अबाउट द हैबिटेट, ओके। हैबिटेट एक और टर्म है जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट, जहाँ पर एक नेचुरल एनवायरनमेंट जहाँ पर प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ रहते हैं,
रिप्रोड्यूस करते हैं अपने यंगर वंस को इस पूरे जहाँ पे मतलब वो निवास करते हैं, हम ये बोल सकते हैं, तो इजीली तरीके से बोल सकते हैं जहाँ पे जो है ना डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल जहाँ पे रह रहे हैं, ओके, जहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं उस पूरे एरिया को या उनके उस रीजन को हैबिटेट कहते हैं, ओके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्यों है, कि बायोडाइवर्सिटी एज वी नो इंक्लूड्स अ ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स and animals that live in a natural habitat and depend upon each other. बायोडाइवर्सिटी यही होता है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं किसी नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं और आपस में डिपेंडेंट है. एवरी कंपोनेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी from microorganism to huge animals like elephant plays an important role in nature. Okay, हर एक कंपोनेंट जो है बायोडाइवर्सिटी का जस्ट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज एनिमल्स लाइक एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर में. इन अदर वर्ड्स बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्स द एनवायरनमेंट अराउंड अस, और अगर अदर वर्ड्स में हम बोलें तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करता है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को. वी आर ऑल्सो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट अपॉन बायोडाइवर्सिटी. हम इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है क्योंकि हमें वेरियस काइंड ऑफ फूड आइटम्स मिलते हैं ना, सीरियल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, क्लॉथ आइटम हो गया, कहीं ना कहीं हमें प्लांट से ही मिल रहा है. ओके, मेडिसिन हो गए, वुड हो गए, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर एक्सेट्रा, ये सारे जो ऑयल्स हमें मिलते हैं मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, कहीं ना कहीं प्लांट से मिलते, तो कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट तो है प्लांट में. ऑन द अदर हैंड हम एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं. बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस होते हैं जो मीट और एग होता है उनको उससे मिलता है. लेदर जो बनता है, चमड़ा, जो कि स्पेशली जो जैकेट्स बनते हैं या शूज़ बनते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, तो वो स्किन ऑफ डेड एनिमल से मिलता है. मिल्क मिलता है हमें एनिमल से. तो कहीं ना कहीं हम बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है. तो इसको हमें मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, और कहीं ना कहीं जो हमारा इकोलॉजिकल साइकिल है वो भी चलता जाएगा. अदरवाइज़ अगर एक भी कोई प्रोसेस में गड़बड़ होती है तो पूरी साइकिल में प्रॉब्लम हो जाएगी और ऑब्वियसली बात है एट द एंड ऑफ द डे हम ह्यूमंस को भी सफ़र करना पड़ सकता है. कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Biodiversity is essential for own survival. Let us study the cause that threaten the existence of many plants and animal species. बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ही एसेंशियल है खुद के सर्वाइवल के लिए भी. ओके, सबसे पहला जो कारण है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है ख़त्म हो रही है या फिर जो बायोडाइवर्सिटी में कमी आ रही है, लॉस हो रहा है, वो हो रहा है एक तो डिफॉरेस्ट्रेशन. ओके, हम फॉरेस्ट को क्लियर डाउन कर रहे हैं. रीज़न यही है कि हमारे एग्रीकल्चर लैंड्स हमें इक्विप में करने हैं, हमें मिनरल्स की बहुत सारी जगहों पे से लिखा गया है कि फॉरेस्ट के नीचे मिनरल ओर्स पाई जाती हैं. तो उन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम उस पूरे एरिया को क्लियर कर देते हैं. सो डिफॉरेस्ट्रेशन का सबसे पहला मीनिंग क्या होता है कि जब हम फॉरेस्ट को क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं बाय कटिंग डाउन द ट्रीज़, फॉरेस्ट ट्रीज़, और पूरे एरिया एक बहुत लार्ज एरिया को जब हम काट देते हैं, जंगलों को काट देते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफॉरेस्ट्रेशन. ओके, इसके कारण बहुत सारे हैं. सबसे पहला फैक्ट्रीज बनाने के लिए, रेजिडेंशियल एरियाज़, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और ज़मीन है नहीं तो हम फॉरेस्ट एरियाज़ को क्लियर करेंगे. डैम बनाने के लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन ये एक बहुत बड़ा कारण है. ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हमें ये करना पड़ता है. ओके, इसके साथ साथ हमें फ्यूल चाहिए. वुड जो है आज भी, लकड़ी जो है आज भी फ्यूल के तौर पे बहुत सी जगह प्लेसेस पे यूज़ की जाती है. फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जा रहा है, पेपर बनाने में यूज़ किया जाता है. इस वजह से भी फॉरेस्ट को हम क्लियर करते जा रहे हैं क्योंकि हमें लकड़ी हमें कहाँ से मिलेगी, फॉरेस्ट से मिलेगी. टू गेट मोर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर ग्रोइंग द पॉपुलेशन. अब हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सके. वही एक कारण है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. ओके, सो आपकी बुक में ये इमेज है जिसमें आपको डिफॉरेस्ट्रेशन की इमेज के बारे में पता चला. जहाँ पे आपको पेड़ कटते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे पेड़ कटे हुए, गिराए हुए नज़र आ रहे हैं. तो ये एक एग्जांपल हो गया डिफॉरेस्ट्रेशन का. फॉर माइनिंग एंड मिनरल्स सच एस कोल, पेट्रोलियम, ओर्स. अब जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं ना, स्पेशली कोल, पेट्रोलियम और ओर्स के लिए जो कर रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर देते हैं, फिर उसमें वहाँ पे ना
जो डिगिंग होती है, माइनिंग की जाती है, जिससे कि सारे मिनरल्स हमें मिल सके। पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स हैं। तो इन फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो पूरे एरिया को क्लियर करवा दिया जाता है, पूरा काट दिया जाता है पूरा फॉरेस्ट, जो कि एक टाइप से नुकसान है हमारी बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि केवल हम वहाँ पे केवल पेड़ पौधों को नहीं काट रहे, वहाँ के जो एनिमल जो सर्वाइव, जो उस एरिया पर डिपेंडेंट है, उनके घर छीन रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे एनिमल्स की मौत भी हो जाती है। All the above cases of deforestation and human-made causes, there are some natural causes of deforestation also, like forest fires, severe drought, attacks of insects and pests. अब डिफोरेस्टेशन के तो हमने अभी तक ह्यूमन कॉजेज पढ़ ली, कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं। कभी आपने सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर लग जाती है, जंगलों में आग लग जाती है। रिसेंटली 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, काफ़ी सारा नुकसान हुआ था एनिमल्स को भी और फॉरेस्ट एरिया को भी। कभी कभी सीवियर ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। कभी कभी इंसेक्ट और पैट्स जो हैं इन फॉरेस्ट स्पीशीज़ पे, प्लांट स्पीशीज पे अटैक कर देते हैं। अब कुछ और भी कारण है, ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल। ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल यानी कि जो हम हमारे जो कैटल होते हैं उनको चरवाने के लिए हम भेज देते हैं, जो कि शीप होते हैं, हॉर्स होते हैं। तो वो एक ही प्लेसेस पे अगर हम कंटिन्यूस उनको ग्रेजिंग करवाते जाएंगे तो इससे भी डिफॉरेस्टेशन एक कॉज बन जाता है। ओवर ग्रेजिंग ना ही ग्रासलैंड को डिस्ट्रॉय करता है, बट जो यंग ट्रीज जो कि पनप रहे हैं वो भी ओवर ग्रेजिंग के दौरान वो भी जो कैटल होते हैं वो खा जाते हैं। एज ए रिजल्ट जो न्यू प्लांट जो ग्रो हो रहे होते हैं वो भी ग्रो नहीं हो पाते। ओके, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।